नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेणित कॉम्पिटिटिव एकेडमी पर। दोस्तों, आज हमारा वीडियो जो होने वाला है बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग इस साल के बजट की टॉप 50 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि FY 2026-27 के बजट का पोस्टमार्टम करेंगे। तो बिना वक्त गवाए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन 1 पर आते हैं। What is the physical deficit target set by the government for FY 2026-27? बार बार FY 2026-27 नहीं बोलूंगा ये, क्योंकि सब इसी बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो 4.1% फिजिकल डिफिसिट टारगेट रखा गया है इस वित्तीय वर्ष के लिए। द गवर्नमेंट हैज reaffirmed its committee to reduce the physical deficit below what percentage by FY 27-28। अगले जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसके लिए फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करके किसके नीचे, यानी कि रखना है। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि 4.5% के नीचे तो रखना ही रखना है। इस साल हो सकता है कि इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिले तमाम ग्लोबल टेंशंस की वजह से, वेस्ट एशिया में क्राइसिस जो चल रही है उसकी वजह से। तो इसको गवर्नमेंट ने एक टारगेट बैंड रखा है कि 4.5% से तो नीचे ही फिजिकल डेफिसिट रहे FY 2027-28 में भी। What is the projected real GDP growth rate for FY 2026-27 as per the budget estimates? बजट क्या बोलता है ना, जिस दिन बजट पेश होता है उसके एक दिन पहले एस्टिमेट दिया जाता है, सबका प्रोजेक्शन किया जाता है। तो उसमें बताया गया था कि 7% से लेकर के 7.5% के बीच में इस साल का रियल जीडीपी ग्रोथ रहने वाला है। इस साल से हमारा तात्पर्य इस वित्तीय वर्ष का रियल जीडीपी ग्रोथ रहने वाला है। Question 4. Which pillar of Viksit Bharat focuses on the non-linear growth of digital infrastructure? कौन सा लेयर है, पिलर है जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉन लीनियर ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ यानी कि कोई ज्यादा उसमें जंप नहीं है, एक लीनियर पाथ को फॉलो कर रहा है। रैपिड ग्रोथ मतलब कि किसी भी तरह से ग्रो कर सकता है, यानी बहुत तीव्र गति से ग्रो कर रहा है। तो लीनियर नॉन लीनियर ग्रोथ के लिए कौन सा पिलर है डिजिटल भारत, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई इसका शॉर्ट फॉर्म है। क्या है इसका फुल फॉर्म? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर pillar of Viksit Bharat. द विकसित भारत ए विजन एम्स टू मेक इंडिया डेवलप्ड। कब भारत का लक्ष्य रखा गया है? तो 2047 तक। विकसित भारत एट द रेट 2047 इसका वो था लक्ष्य। जब निर्धारित किया गया था तो यही थीम बनाई गई थी कि विकसित भारत एट रेट 2047। उस समय तक हमारी जीडीपी का टारगेट अलग अलग डिसाइड किया गया है। हमारा लक्ष्य रखा गया है कि हम लोग दुनिया में विकसित भारत, विकसित देशों की सूची में आ सके। उसके हिसाब से हमारी पर कैपिटा इनकम भी विकसित देशों की तुलना में उतनी होनी चाहिए। ये सारे कई सारे टारगेट्स हैं उसके। तो टारगेट कब का रखा गया है? 2047 का। बैंकिंग, आरबीआई और फाइनेंस से रिलेटेड खबरें इस वित्तीय वर्ष में जो बजट आया है उसकी रही है। विच कमिटीज प्रिंसिपल वर refreshed in April 2026 ऑपरेशनल ट्विक्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो नाचिकेत मोर कमेटी थी, इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। बदलाव इन द सेंस कि इसको कुछ अपडेट किया गया है। तो सिंपल सा याद रखिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो नाचिकेत मोर कमेटी लगेगा। द आरबीआई पेमेंट विजन 2028 प्राइमरली फोकस्ड ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट। आरबीआई की जो विजन 2028 है, यानी कि आरबीआई हर साल, मतलब उसका हर साल ही कुछ ना कुछ जारी करता रहता है। तो इस बार पेमेंट विजन 2028 जो जारी किया है उसमें प्राइमरली उसका फोकस किस में रहने वाला है? ये फोकस जो है वो डिजिटल पेमेंट से लिंक्ड है। क्या है ये फोकस? क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी एंड ग्लोबल यूपीआई एक्सपेंशन। यूपीआई है एनपीसीआई की बॉडी, लेकिन एनपीसीआई ही उसको रेगुलेट करता है। लेकिन जितनी भी एप्स को परमिशन देना, ये सब काम यूपीआई का, जितने भी आपने फोन पे, भारत पे, गूगल पे, पेटीएम, सब भी जितने पे सुने हैं सब आरबीआई ही करता है। यूपीआई को हैंडल और रेगुलेट एनपीसीआई करती है, लेकिन जो उससे रिलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर है उनको लाइसेंसिंग कौन करता है? तो वो आरबीआई ही करता है। तो क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी एंड ग्लोबल यूपीआई एक्सपेंशन। अब आप लोग के लिए एक सवाल है कि अभी यूपीआई कितने देशों में है, आप लोग बताइए। In April 2026, RBI imposed a rupees 1.75 crore penalty on a private bank for failing to comply with which framework? साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। इस साल एक आपको मैं पॉइंट बता दूं कि अगर पेनाल्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो या तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ हो रहा है या तो केवाईसी वायलेशन हो रहा है, ऐसी ही चीजें हो रही हैं। तो इसमें आप लोग ये थोड़ा सा गेस वर्क कर सकते हैं।
What is the inflation target range maintained by the RBI for the 2026-2031 साइकिल, यानी कि अगले 5 सालों के लिए जो आरबीआई ने इन्फ्लेशन बैंड का टारगेट क्या निर्धारित किया है, तो वही 4% प्लस माइनस 2%। 2% से नीचे नहीं जाने देना है, 6% से ऊपर नहीं जाने देना है। 2% से नीचे चला जाएगा तो डिफ्लेशन, यानी कि डिमांड ही नहीं है मार्केट में, डिमांड ही नहीं है तो भी वो अच्छा नहीं है। 6% से ऊपर चला जाएगा तो इन्फ्लेशन का लेवल हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ जाएगा। तो आरबीआई की रेंज वही है 4 ± 2%, जो कि पहले भी थी और आगे आने वाले 5 साल के लिए भी यही बैंड रखा गया है। Which new digital product was introduced to help international travelers make offline payments in India? यूपीआई लाइट एक्स ग्लोबल। अब अगर आप लोग इंटरनेशनली इंडिया में आते हैं तो जैसे ही इंडिया में आप लोग की मतलब इंडियन ओरिजिन में आप लोग पहुंच गए, इंडिया की भूमि पे, इंडिया की जन्मभूमि पर पहुंच गए, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपने डायरेक्ट बैंक से, कोई भी बैंक हो उससे आप अपनी यूपीआई को लिंक करा सकते हैं। कोई भी फॉरेन ट्रेवलर हो उसके थ्रू वो लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई लाइट एक्स ग्लोबल करके एक ऐसा टूल लॉन्च किया गया है, डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। ये सब एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया जाता है। Digital census infrastructure. What are the names of two mascot for the first ever digital census? आपको पता ही है कि पहला भारत का पहला डिजिटल सेंसस हो रहा है 2027। इसका जो मस्कट है वो क्या है, तो प्रगति एंड विकास इसके मकसद है। प्रगति मतलब भी ग्रोथ होता है, विकास मतलब भी ग्रोथ होता है। तो दो मस्कट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस 2027, भारत का पहला डिजिटल सेंसस, उसके मस्कट्स क्या है, प्रगति एंड विकास। In how many regional languages can citizens perform self इन्यूमरेशन फॉर द डिजिटल सेंसस? 16 भाषाओं में कर सकते हैं। डिजिटल सेंसस से रिलेटेड भी खबरें बहुत हैं इस बार और इंपॉर्टेंट है भी। विच रेलवे डिपो वॉज डिक्लेयर्ड इंडिया फर्स्ट वाटर न्यूट्रल डिपो इन अप्रैल 2026? तो कौन सा था, तो कांकरिया कोचीन डिपो अहमदाबाद। वाटर न्यूट्रल मनी की जितना, जैसे क्या है ना, यहाँ पर अगर ट्रेन खड़ी है, कोचेस खड़े हैं, तो जो भी इसके पानी इसकी सफाई में लगेगा इसका रीयूज कर लिया जाएगा, तो वही है वाटर न्यूट्रल, यानी कि कोई भी वाटर का वेस्टेज नहीं होगा। कहां पर है, कांकरिया कोचिन डिपो। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड हो रहा है, मतलब हर कहीं पीआईपी पर आ जा रहा है, कहीं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आ जा रहा है। तो ये पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं तो पूछेगा। द डीपीआई @ 2047, अभी हम लोगों ने डीपीआई का फुल फॉर्म भी बताया था, वॉज रिलीज बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? डीपीआई @ 2047 किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, रिलीज किया गया है रोड मैप, तो नीति आयोग के द्वारा यह रोड मैप रिलीज किया गया है। ग्लोबल गूगल क्लाउड अनाउंस द फाउंडेशन ऑफ ए मेजर एआई हब इन विच सिटी? तो ये आंध्र प्रदेश के, ये तरलुवाड़ा जो नाम है यहाँ पर है, लेकिन मेन आप लोग विशाखापट्टनम भी याद कर सकते हैं, वहां पर भी है, वहीं से ही सब कुछ ऑपरेट होगा। तो आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, गूगल वहां पर अपना मेजर एआई हब बनाने जा रहा है। ये एग्जैक्ट लोकेशन है, क्या है इसका नाम, तरलुवाड़ा। गलत हो सकता है प्रोनाउंसिएशन, हो विशाखापट्टनम भी ऑप्शन में आएगा तो वही लगाइएगा। इन्वायरमेंट एंड रामसर साइट्स, विच साइट हैज डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 99th रामसर साइट इन अप्रैल 2026? तो कौन है, शेखा झील बर्ड सेंचुरी। कहां पर है ये, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक देश में रामसर साइट्स कहां पर हैं, तो वह तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर है, अभी ये उत्तर प्रदेश में ही है, शेखा झील बर्ड सेंचुरी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि हम लोग अपने प्रदेश में सबसे अधिक रामसर साइट्स बनाएंगे। तो इंडिया का 99th ये है, 100 अब जो भी होगा वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 99th भी इंपॉर्टेंट रहेगा और 101th भी इंपॉर्टेंट रहेगा। शेखा झील वर्ड सेंचुरी बता ही दिया कि आपका अलीगढ़ में लोकेटेड है। विद एडिशन टू शेखा झील अब उत्तर प्रदेश में 12 हो चुके हैं। सबसे अधिक कहां पर है, तो वो तमिलनाडु में है। What treatment method is used by the Kankaria Cochin Depot to achieve water neutrality? तो ये मैंने आपको इसका प्रोसेस को समझा दिया है। इसका जो नाम है वो ये सॉरी, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब सा मुझे लग रहा है, स्पेलिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। हाइड्रोमेडिशियन करके इसका नाम है। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, हाइड्रोमेडिशियन। जो भी है प्रोनाउंसिएशन की गलती को क्षमा करिएगा। द ग्रीन एफडी फिक्स डिपॉजिट, ग्रीन एफडी किसके द्वारा, ग्रीन एफडी है, ग्रीन एफडी हरी फिक्स डिपॉजिट में, हरी से समझिए तो हरा भरा क्या होता है, किस फील्ड के रिलेटेड हो सकती है, तो रिन्यूएबल एनर्जी, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हो सकती है। इंडिया का पहला ग्रीन एफडी किस बैंक ने जारी किया? तो बैंक वाली खबरें मतलब मजा आता है पढ़ाने में, बाकी कोई नहीं।
जियोग्राफिकल एंड गवर्नेंस, लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ा दिए गए हैं। अब लद्दाख में हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, तो 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 पहले थे, अब टोटल कितने हो चुके हैं? 7। तो क्वेश्चन पूछ सकता है लद्दाख में पहले कितने थे, तो 2 थे, बढ़ाए कितने गए? 5 हो गए, 5 बढ़ाए गए, हो कितने गए? तो 7 हो गए। तो ये लद्दाख की रिलेटेड है। तो लद्दाख है क्या इस समय? तो यूनियन टेरिटरी है। जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लद्दाख? कौन नहीं है? कारगिल, क्या है ना, कारगिल लद्दाख का पहले ही था, कारगिल लद्दाख में पहले ही था। बाकी जो इसमें आप लोग देख रहे हैं ना, नुब्रा, द्रास, जंस्कर, ये सारे इंक्लूडेड हैं उसमें से। कारगिल पहले पुराना ही डिस्ट्रिक्ट था। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? बोल दिया 7, ये भी आपको बता दिया। ए न्यू एग्री एक्सपोर्ट स्कीम वॉज लॉन्च्ड फॉर लद्दाख टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ विच प्रोडक्ट? सी बख्तरॉन को अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए नया प्रोडक्ट, मतलब न्यू एग्री एक्सपोर्ट स्कीम लद्दाख के लिए लॉन्च की गई। ये क्या है? सी बख्तरॉन को प्रमोट करने के लिए। विच न्यू डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख इज फेमसली नोन एज द गेटवे ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर? नुब्रा डिस्ट्रिक्ट जो है, इसको सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया और चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख जो है, जिसको अक्साई चिन्ह बोलते हैं, ये उनके बीच में ही लोकेटेड है। तो सियाचिन ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सियाचिन ग्लेशियर ही वो स्ट्रेटेजिक हम लोग को एडवांसमेंट देता है, जिसकी वजह से हम लोग किसी को भी काउंटर कर सकते हैं सिंपल भाषा में। तो विच न्यू डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख इज फेमसली नोन एज द गेटवे ऑफ सियाचिन ग्लेशियर टू सियाचिन ग्लेशियर? तो नुब्रा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफेंस एंड स्पेस से। अकॉर्डिंग टू सिप्री, भारत की रैंक क्या है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में? 5th है। नंबर 1 पर यूएसए, नंबर 2 पर चाइना, नंबर 3 पर रसिया, नंबर 4 पर जर्मनी और नंबर 5 पर इंडिया। $99 बिलियन के अप्रॉक्स इंडिया का खर्च है। यूएस का हमसे 10 टाइम्स अधिक है। समझ सकते हैं आप लोग उसका क्यों है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रीगेट कमीशनड इन अप्रैल 2026? तो आईएनएस तारागिरी, ये क्या है? इंडियन नेवी को एक सबमरीन मिली है। प्रोजेक्ट 17A, 17 ऐसे डिजाइन किए जा रहे हैं, टोटली इंडिजिनियस हैं। अप्रैल में कौन सा हुई है? तो आईएनएस तारागिरी। ये सारे उसी उसी कैटेगरी के हैं, नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी। तो इसको याद करने का गिरी 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 वाले से याद कर सकते हैं। INS Aridaman, which entered its final induction phase, is what type of vessel? ये क्या है? तो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसे बोलते हैं SSBN, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। इसको INS जो ये आपका है आरिदमन, इसके बाद इंडिया जो है न्यूक्लियर ट्रायड में शामिल है। न्यूक्लियर ट्रायड इन द सेंस, इंडिया उन गिने चुने देशों में है जो कि धरती से, हवा से, पानी से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। अभी तो एक हाल फिलहाल में खबरें आई थी कुछ पिछले, मुझे लगता है 5-6 महीने पहले की हैं, कि इंडिया चलती हुई ट्रेन से भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियर ट्रायड अगर कहीं पूछा जाता है तो न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है एक कंट्री जिसके पास एबिलिटी हो कि वो लॉन्च कर सके न्यूक्लियर मिसाइल, जमीन से, हवा से, पानी से। तो आईएनएस आरिदमन ये क्या है? एक तरीके का न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ये भी इंडिजिनियस है। INS Malwan, delivered in April 2026, is specialized for which type of warfare? INS Malwan, Malwan क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर। एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्या होता है? जैसे सबमरीन जा रही है, तो अगर एक सबमरीन में कुछ भी होता है तो पहले तो उसमें जितने लोग हैं उनको खतरा, प्लस एक सबमरीन बनाने की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। तो मतलब वो 2 तरीके से, फाइनेंशियल लॉस भी है और एक तो पर्सनल लॉस तो है ही, जिनके लोग वहां पर हैं सबमरीन के अंदर। तो और सबमरीन के जाने से ये युद्ध की श्रेणी में सोचिए कि युद्ध चल रहा है अमेरिका और रसिया की, और सबमरीन टप्प से किसी की निपट गई, तो उस सीट में किसी ना किसी को स्ट्रेटेजिकल एडवांसमेंट मिल जाएगी, वो आगे बढ़ जाएगा। तो क्या किया जाता है? सबमरीन को बचाए जाने के लिए कई सारे ऐसे टूल्स रखे जाते हैं। कई तो होते हैं टॉर्पीडोज, जैसे पाकिस्तान का आप लोगों ने नाम सुना होगा, PNS गाजी आया था, तो वो INS विक्रम, उस समय का जो INS विक्रांत था, उसको उड़ाने आया था। तो क्या हुआ? उसको मारने के लिए हमारे पास उस समय जो हमारे पास एक बोट था, या क्या बोल सकते हो, उसमें बहुत उसकी हालत खराब थी, वो था राजपूत, INS राजपूत। तो इसने क्या किया? विक्रांत को तो उसको तो छुपा दिया गया, बड़े वाले को, इसको बीच में रख दिया गया। इसने टॉर्पीडोज पहले लॉन्च किए, जिससे उनका PNS गाजी, उनके पास बुद्धि कितनी है, वो साइज से भी नहीं गेस कर पाए कि ये तो कोई पुराना जहाज है। वो बेवकूफ इसके पीछे आ गए। हुआ क्या?
इसके पास एक मिसाइल इसने फायर की, एक ही तो मिसाइल फायर ही कर सकता था, ये टूट जाता। उसके बाद उन्होंने फायर की, उसके लगा, वो डूब गया। वो तो रेस्ट इज हिस्ट्री। अमेरिका को भी नहीं पता कि कैसे हमारी रेस्ट सबमरीन डूब गई उस समय की। विच प्रोजेक्ट डस आई एन एस तारागिरी बिलोंग्स टू? तो आई प्रोजेक्ट 17A। अपॉइंटमेंट्स एंड स्कीम की बात करें, हु वाज अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इन अप्रैल 2026? अब आप लोग बताइए कि अभी सीडीएस, नए सीडीएस की नियुक्ति हुई है, उनका नाम आप लोग बताइए। इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ was the new vice chief of the Indian Army in April 2026. Who became the first woman? अच्छा, फर्स्ट सीडीएस का नाम तो आप लोग बता ही दीजिए, उतना तो आप लोगों को आना चाहिए। Who became the first woman commissioner of the ब्रह्मनई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि वही जो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिसको बोला जाता है ब्रह्म मुंबई, जो भी है इनका नाम। कौन है ये? अश्वनी भिड़े, पहली मुंबई की वुमेन कमिश्नर हैं बीएमसी की। हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज फर्स्ट ओपनली क्वीर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? ये कौन है? मेनका गुरुस्वामी। ये किस स्टेट से आती हैं? ये बेसिकली बंगाल, वेस्ट बंगाल की जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है उसने इनको अपॉइंट किया था उसमें राज्यसभा का मेंबर। क्यों अपॉइंट किया था? क्वीर होता क्या है? बेसिकली जेंडर तो डिसाइडेड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से थर्ड जेंडर भी इक्वली ट्रीटेड है। ये यूएस में नहीं है। आप सोचिए हम लोग उनसे कितने वैचारिक रूप से ऊपर हैं। हाँ, वैचारिक रूप से बहुत ऊपर है। मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। क्विर क्या होते हैं? ये ना तो अपने आप को मेल में कंसीडर करते हैं, ना फीमेल में, ना थर्ड जेंडर में। यानी कि इनका कहना है कि मुझे नहीं पता कि ये, मतलब उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता है कि वो लोग मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी सेम जेंडर की तरफ या अपोजिट जेंडर की तरफ। वो लोग ऐसे लोग होते हैं तो उनको क्विर बोला जाता है। तो पहली भारत की क्विर मेंबर कौन है? मेनका गुरुस्वामी। किस पार्टी से बनाई गई है? तो तृणमूल कांग्रेस से। इसी सवाल से एक सवाल बनता है कि अभी हाल फिलहाल में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं, हु अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल? द एमएसएमई प्रगति क्रेडिट लाइन एक्सेस एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन व्हाट? डिजिटल फुटप्रिंट एंड कंटेंट रीच। सिंपल सा आंसर है, रख लीजिए। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज टू स्पेस क्रेडिट विंडो फॉर स्टेट फॉर सेंसस इंफ्रास्ट्रक्चर? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो भी आपके सेंसस रिलेटेड काम करेगा तो वो होम मिनिस्ट्री करेगा। होम मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत आता है? कौन है होम मिनिस्टर? श्री अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। अंडर द न्यू टैक्स रिजम फॉर FY 26-27 व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड इंडिविजुअल? तो 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, नेट टैक्स रिजन FY 26-27 में। What is the rate for income between ₹3 lakh to 7 लाख इन न्यू टैक्स रिजम? ये मुझे लग रहा है कि ये 3 लाख से ये आंकड़ा 4 लाख है, 4 लाख से 8 लाख है। सॉरी, इसको 1-1 लाख बढ़ा लीजिएगा। 5% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। What is the new level does the 30% tax rate kick in under the new tax regime? अब 15 लाख। What income up to what amount is exempted from tax under the new tax regime? इंक्लूडिंग रीबेट, रीबेट के बाद 7 लाख रुपए तक, वैसे 12 लाख रुपए तक का आपका टैक्स फ्री है। लेकिन 12 लाख से 1 रुपए भी, ये मुझे लगता है कि ये पिछले बार के कुछ क्वेश्चंस अपडेट हो गए हैं इसमें पिछले वीडियो के, उसको मैं अपडेट कर दूंगा। द कॉर्पोरेट टैक्स फॉर डोमेस्टिक कंपनीज हैज बीन मेंटेन्ड एट द बेस रेट ऑफ 22%। अब बढ़ते हैं ये कुछ क्वेश्चंस मुझे डाउटफुल लग रहे थे, इनको मैं सही, जो भी आंसर है, एक एक ये तो सही है, ये एक, इसमें 3 की जगह 4 से 8 लाख कर लीजिएगा, बाकी ये सही है। और इसके मैं अपडेट कर दूंगा, 4 से 8 ही का PDF डालूंगा। एट इनकम टैक्स ये सही है, एक ये इसके जगह पर 12 लाख होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री ऑफ सीज द PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? ये किसका है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। PIB कॉर्नर की मैं सोच रहा हूँ क्लासेस कराऊं, कराऊं कि नहीं, आप पे डिपेंड करता है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI इज द कोड कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 20 कैरेक्टर्स। यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर UTI इज मैंडेटरी फॉर विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एज पर अप्रैल रूल? मिड साइज्ड कॉर्पोरेट बोरोइंग्स के लिए यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर लगेगा एज पर अप्रैल रूल। अप्रैल में कई सारे बैंकिंग रूल्स भी चेंज हुए हैं। What was the loan to value LTV limit for gold loans violated by the NBFC fined in April? 75% लोन टू वैल्यू लिमिट है।
विच स्टेट, मतलब ये क्या है, लोन टू वैल्यू लिमिट फॉर गोल्ड लोन्स 75% होना चाहिए, इतना याद कर लीजिएगा एनबीएफसी के लिए। इसके अगर ऊपर चले गए तो इनके पर फाइन लगता है। विच स्टेट होस्ट द तरलुवाडा एआई हब, तो आंध्र प्रदेश क्या है, गूगल के द्वारा एआई हब वहां पर बनाया जा रहा है। विकसित भारत टारगेट्स फोर मेजर कास्ट ग्रुप विच दिस इज नॉट वन ऑफ देम। विकसित भारत का 4 ग्रुप में इन लोगों ने टारगेट किया है, ठीक। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता यानी कि फार्मर्स। इसमें इन्होंने कहीं भी व्यापारी नहीं टारगेट किया है। हमारे जो 4 ग्रुप्स हैं वो पहले जो हमारे पुराने समय से चले आ रहे हैं, वर्ण व्यवस्था के जो हिस्सा हैं, वो उसकी ही तरह से यहाँ पे भी 4 ग्रुप में बांटा गया है। हालांकि ये ग्रुप ज्यादा सही है, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। द नेट, याद रखिएगा भैया ये टारगेट मेजर ग्रुप्स। द नेट ओपन पोजीशन NOP लिमिट्स अपडेटेड इन अपर रिलेटेड टू विच मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अभी नेट ओपन पोजीशन क्या होता है, बेसिकली बैंक्स कितना विदेशी, समझ में एसबीआई का एग्जांपल लेता हूं। एसबीआई ने विदेशी मुद्रा में यानी कि डॉलर्स में या किसी विदेशी मुद्रा में, डॉलर्स पे ही लेकर चलते हैं, अपने किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, लोन दे करके रखा है, सपोज करिए 100 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए का, सिंपल भाषा में समझते हैं। और एसबीआई ने बाहर से कुछ ले भी रखा है पैसा, वो कितना ले रखा है, तो 50 लाख रुपए लेकर के रखा है। तो टोटल इनका डिफरेंस जो हो जाता है, तो ये एसबीआई का पर दिन का डिफरेंस हर दिन लिया जाता है, तो ये नेट ओपन पोजीशन हो जाता है। तो आरबीआई ने एक लिमिट रखा दी है 100 मिलियन $100 से ऊपर का नेट ओपन पोजीशन नहीं होना चाहिए बैंक्स का। कोई भी बैंक, कॉमर्शियल बैंक हो, मतलब आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, किसी के लिए भी ये लिमिट रखी गई है। क्यों रखी गई है, अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारा रुपया डिप्रिसिएशन में चला जा रहा है, एकदम गिरता चला जा रहा है। अब तो हालांकि थोड़ा सा स्टेबल होकर के 92 93 के करीब आ गया ना, तो बीच में 96 97 चला गया। तो इसकी वजह से एक सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी मुद्रा कमजोर हो रही है। तभी आपने देखा होगा कि इंडिया वो जीडीपी वाले हिसाब से, यानी कि इंडिया की जो टोटल कितने ट्रिलियन वाले हम लोग लक्ष्य रखे थे कि हम लोग टॉप 3 में पहुंच जाएंगे, तो वहां से भी लुढ़क गए। क्यों लुढ़क गए, जब हमारे रुपए की कीमत कमजोर हो गई तो हमारे पास पैसा, सपोज पहले $1 में 90 आ रहे थे, तो अब $1 में 96, तो 6 का गैप हो गया। तो उससे क्या हुआ, हमारा अगर पहले हमारे पास ₹100 थे तो उसकी वैल्यू डाउन हो गई फॉरेन मार्केट्स में। तो वो जो एस्टिमेट लिया जाता है कितने ट्रिलियन कितने, वो डॉलर्स में लिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी पोजीशन भी थोड़ी सी डाउन हो गई। तो ये सब हो क्यों रहा है, इस समय आप लोग खबरें सुन रहे होंगे कि विदेशी निवेशकों ने इतना पैसा निकाल लिया मार्केट से। बेसिकली तो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रही है, ऑयल क्राइसिस, मेन रीजन इसका यही है। कोई भी सिक्योरिटी नहीं है कि आगे आने वाले 10 दिनों में क्या होगा, 15 दिनों में क्या होगा। कल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देश से अपील की है कि आप लोग खाने के तेल का यूज कम करिए। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, भाई आप लोग थोड़े से मानसिक रूप से बीमार आदमी हैं क्या, कि आप लोगों को एक प्राइम मिनिस्टर एक इतने सीरियस सिचुएशन में कुछ कहने को करने को कर रहा है। इस देश के लिए हमारा भी कोई दायित्व है। खाने के तेल से मतलब उनका ये नहीं था कि आप खाने का तेल छोड़ दीजिए, थोड़ा सा लिमिट कर लीजिए, ये कहना था। क्योंकि वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो चीजें, तो उसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा जो हमारी मुद्रा है वैसे कमजोर हो चुकी है, आ रहा नहीं है, सप्लाई मार्केट में आ नहीं रहा है, प्राइजेस इन्फ्लेट होंगे, फिर कल को गवर्नमेंट को ही गाली दिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे इलेक्शंस तक के लिए प्राइजेस को रोक करके रखा गया है, फिर प्राइजेस बढ़ाए जाएंगे, वो लोग भी गायब है मार्केट से। तो ऑयल की तो चलिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जा रहा है, लेकिन कई सारी चीजों की बाधा पड़ चुकी है मार्केट में, ठीक। जब जैसे हम लोग ऑयल सपोज करिए रसिया से ले रहे हैं, लेकिन जहां से पाम ऑयल खरीद रहे हैं जो कि अपने कुकिंग ऑयल में यूज होता है, वो जिन देशों से आ रहा है, वो देश तो इतने कैपेबल नहीं है ना कि वो रूस से खरीद लेंगे सामान। और जब वो नहीं खरीद लेंगे, वो अमेरिका फिर टैरिफ से, अमेरिका उनके ऊपर टैरिफ लगा देगा तो बर्बाद हो जाएंगे। तो उनके पास जब तेल ही नहीं आएगा तो उनके शिप्स इंडिया तक पहुंचेंगी कैसी सप्लाई लेकर के। तो कॉमन सेंस लगाइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि गोल्ड को भी स्टॉक करके मत रखिए, इस साल सोना नहीं खरीदना है, मत खरीदो यार। एक साल में सोना नहीं खरीदोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक साल मतलब अगर ये युद्ध रुक जाता है तो ये 1 1.5 2 महीने 3 महीने में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन वो जो अमेरिका का सन की तानाशाह है, उसकी दिमाग की उपज है ये सब, ना तो ऐसे कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं।
तो प्लीज जो रिक्वेस्ट किया उन्होंने देश से कि थोड़ा सा अगर आप लोग एक गाड़ी से जा रहे हैं तो भाई पूलिंग में चले जाइए, एक गाड़ी में 4 लोग चले जाइए। अगर आप लोग ऑटो टेम्पो इनका यूज कर रहे हैं तो करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? क्यों प्राइवेट अपना ही बाइक से जाना है? एक लोगों को एक की जगह दो चले जाइए। हमारे देश ने गुलामी के दौर में तमाम तरह के कष्ट सहे हैं, और अपनी स्वदेशी चीजों का यूज करिए जिससे हमारा मुद्रा हमारे देश में रहे, हमारा मुद्रा बाहर ना जाए। जब रुपया बाहर नहीं जाएगा तो गिरेगा नहीं, डॉलर इतना मजबूत नहीं होगा और दिक्कत नहीं आएगी। तो ये प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट थी, तो मैंने सोचा इस वीडियो में 2-3 मिनट में आप लोगों को एक रिक्वेस्ट को सरल भाषा में समझा दें। अपनी पॉलिटिकल विचारधारा को अलग रखिए, कंट्री फर्स्ट की विचारधारा को ऊपर रखिए। देश पे मुसीबत आई तो आप पे भी आएगी, आप किसी भी पॉलिटिकल लीनिंग के हो या टुवर्ड्स लेफ्ट हो टुवर्ड्स राइट हो। देश रहेगा तो आप रहेंगे, आपके रहने न रहने से देश का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, आप अगर कोई इस देश से प्रेम नहीं है तो आप चले जा सकते हैं किसी देश में, आजू बाजू देख लीजिए क्या हाल है देशों के। आगे बढ़ते हैं। अश्विनी वैष्णो होल्ड्स विच यूनियन कैबिनेट पोर्टफोलियो? अश्विनी वैष्णो जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी है, सब कुछ है। सदाबहार अश्विनी वैष्णो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, यूपीएससी के सिलेक्टेड स्टूडेंट रह चुके हैं। तो जो लोग इनका आकर के कुछ भी बोल देते हैं सोशल मीडिया पर, जिनको 4 अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो अश्विनी वैष्णो से तुलना मत ही करें अपनी। द सिप्री रिपोर्ट मेजर्स व्हाट? तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड आर्मी ट्रेड को ये सिप्री रिपोर्ट मेजर करती है। विच इंडियन नेवी क्राफ्ट इज स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर? आईएनएस मालवान। ये रहे 50 इंपॉर्टेंट अप्रैल की खबरें, जिसमें हमने डिफेंस से रिलेटेड खबरें कवर कर ली, अपना एमसीक्यूज से सब कुछ कवर कर लिया, 50 बेस्ट एमसीक्यूज, बजट से सब कुछ कवर कर लिया। आरबीआई ने इस बजट से रिलेटेड क्या क्या चीजें कही थी, उसमें क्या इन्फ्लेशन बैंड, क्या क्या सब कुछ कवर कर लिया। बीच में तो 2 मिनट का आप लोगों को 2-3 मिनट का ज्ञान दिया गया। किसी को बुरा लगे तो लगे, मेरे लिए मेरा देश सर्वोपरि है, ना कि कोई विचारधारा, ना कि मैं किसी को खुश करने के लिए बैठा हूं। जय हिंद, जय भारत।